नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि पंचायती राज संबंधित है या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पर आधारित ये टॉपिक है और इस पर आधारित अन्य वीडियो अपलोड की जा चुकी हैं और इसमें हम देख रहे हैं यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या स्थानीय स्वशासन के बारे में और पंचायती राज व्यवस्था के बारे में भी हम वीडियो के पूर्व अंक में चर्चा कर चुके हैं। वीडियो के इस अंक में हम देखेंगे, यह इस अंक की दूसरी कड़ी होगी, अर्थात एम लक्ष्मीकांत, जैसा कि 6वां संस्करण आधारित है। एम लक्ष्मीकांत पर 6वां संस्करण भारत की राज्य व्यवस्था सिविल सेवा हेतु अन्य सिविल सेवा एवं अन्य राज्य परीक्षाओं हेतु यह अति उपयोगी है। एम लक्ष्मीकांत का यह संस्करण लिखा गया है और यह इसके बारे में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह है स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या पंचायती राज के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो टॉपिक है यह वीडियो का पार्ट 2 होगा। इसमें हम अध्ययन कर रहे हैं पंचायती राज का विकास। इसको हम वीडियो के पूर्व अंक में देख चुके हैं। आज के अंक में देखेंगे 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके बाद अनिवार्य स्वैच्छिक प्रावधान को देखेंगे, अनिवार्य एवं स्वैच्छिक प्रावधान इसमें क्या दिए गए। इसके बाद 1996 का पेशा अधिनियम, विस्तार अधिनियम, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। इसमें पंचायती राज के वित्तीय स्रोत के बारे में देखेंगे। इसके बाद अप्रभावी निष्पादन के कारण को भी इसमें हम समझेंगे, टिप्पणी हम संदर्भ को लेकर चलेंगे। तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में विस्तार से इसमें हम समझेंगे। नगर निगम म्यूनिसिपैलिटीज जो है इसके बारे में वीडियो के नेक्स्ट अंक में चर्चा करेंगे और यह अंक अति महत्वपूर्ण या उपयोगी होगा। यूपी SSC यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली VPO मेंस एग्जाम 2023 के लिए, जिसके सिलेबस में स्थानीय सरकार यानी लोकल गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या पंचायती राज संबंधित जो है सिलेबस दिए गए हैं और ये मैक्सिमम वेटेज के साथ यानी 65 मार्क, 100 मार्क्स में से 65 मार्क्स जो है वो इसी टॉपिक पर इस सिलेबस पर, हालांकि ये ज़्यादा डिटेल है वहाँ पर। तो इसको समझते हैं। इस मतलब VPO मेंस एग्जाम 2023 के लिए अंक अति महत्वपूर्ण होगा। साथ ही अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली अपर प्रारंभिक परीक्षा, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, इसके बाद अपर निजी परीक्षा जिसके जो एग्जाम है वो जनवरी से लेकर मार्च के बीच में ये तीनों एग्जाम होने की प्रबल संभावना है। साथ ही अन्य राज्यों के लोक सेवा आयोग जिसमें BPSC, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान इत्यादि के सिलेबस में भी अति महत्वपूर्ण अंक है। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण है। तो इसमें शुरू करते हैं पंचायती राज और वीडियो का पार्ट 2 होगा। देख चुके हैं, यानी ये सारी ही जानकारी जो है वीडियो के पार्ट 1 में हम देख चुके हैं। पंचायती राज का विकास, बलवंत राय मेहता समिति, इसके बाद अध्ययन दल समिति और उनके अध्यक्ष के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अध्ययन दल समितियां, अशोक मेहता समिति जो दूसरी महत्वपूर्ण समिति रही, इस पर भी चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद इसमें देखें तो GV राव समिति के बारे में हम लोग देख चुके हैं, जिन्होंने जो है पंचायती राज संस्थाएं कमजोर हो जाने के कारण इनको बिना जड़ की घास कहा था यह समिति, इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। और इसके बाद LN सिंघवी समिति के बारे में भी हम देख चुके हैं। इसके अलावा थोंगन समिति के बारे में भी विस्तृत चर्चा की जा चुकी है। इसके बाद राजीव गांधी सरकार द्वारा क्या इस पर कदम उठाए गए, गाडगिल समिति जो फाइनली अंतिम समिति बनी, गाडगिल समिति, और इसी के आधार पर जो है वह पंचायती राज के जो एक संशोधन विधेयक, जो 73वां संविधान संशोधन विधेयक का यह एक रास्ता तय करने का गाडगिल समिति कार्य की। इसके बाद राजीव गांधी सरकार, BP सिंह सरकार और अंततः जो है नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा यह 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया और यह इसको यानी पंचायती राज को एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो इससे आगे कड़ी में अब देखते हैं वो समझते हैं। इसमें है 1992 का 73वां संशोधन अधिनियम। इसको समझते हैं, अधिनियम के महत्व से यहाँ स्टार्ट करते हैं, यानी इसका इंपोर्टेंस क्या है। तो इसमें देखते हैं, इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया खंड 9 यानी इसमें एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9 सम्मिलित किया। इसे पंचायतें नाम से इस भाग में उल्लेख किया गया, यानी इसको नाम क्या दिया गया, पंचायतें नाम दिया गया। और अनुच्छेद 243 से 243 यानी 243 से 243 तक, या इंग्लिश में कहें तो O तक, यानी ओवर यानी समाप्त होता है, यानी 243 से 243 O या तक की प्रावधान सम्मिलित किए गए। इस अधिनियम में संविधान एक नई 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इसमें देखें तो इस सूची में पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय वस्तु में शामिल है। अनुच्छेद 243G से संबंधित, यानी इसमें संविधान में देखें वर्तमान में कितनी अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां हैं। तो जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई वह 73वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा जोड़ी गई और इस सूची में कुल कितने विषय, कार्यकारी विषय हैं, तो 29 विषय हैं। और ये जो 29 विषय हैं ये किस अनुच्छेद से संबंधित हैं, 243G से संबंधित है, क्योंकि हमने देखा कि इसमें जो भाग 9 है इसमें जो अनुच्छेद कुल शामिल हैं वो आपका देखा जाए तो 243 से 243 तक या O तक है, यानी इसका मतलब कुल मिलाकर के इसमें 14 प्रावधान हैं। और इसमें कुल कार्यकारी विषय कितने हैं, 29 हैं। और जो 29 विषय हैं यह किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, तो 243G में दिए गए हैं। आगे देखते हैं इस अधिनियम, इसमें देखें तो इस अधिनियम ने संविधान के 40वें अनुच्छेद को एक व्यवहारिक रूप दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान के भाग 4 में, संविधान का जो भाग 4 है उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए, यानी DPSP दिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिया गया। उसमें जो अनुच्छेद 40 है वह
जो है ग्राम पंचायत को गठित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, ऐसा कहा गया था अनुच्छेद 40 में। जो कहा गया, यह बात कही गई है कि जो है ग्राम पंचायत को गठित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, ये अनुच्छेद 40 में है। और इस अनुच्छेद को जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है व्यवहारिक रूप दिया गया और उन्हें उन आवश्यक शक्तियों और अधिकारों से विभूषित करेगा जिससे कि वे स्वशासन की इकाई की तरह कार्य करने में सक्षम हो। यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक हिस्सा, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। इस अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को एक संवैधानिक दर्जा दिया, यानी इसको 73rd अमेंडमेंट जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, यह पंचायती राज संस्थाओं को एक संवैधानिक दर्जा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल जो है दर्जा दिया और संविधान के अंतर्गत वाद योग्य हिस्से के अधीन लाया गया, यानी इस पर वाद किया जा सकता है कोर्ट में। जैसा कि हम जानते हैं कि जो 40 अनुच्छेद था, यानी डीपीएसपी का जो, यानी राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व में जो अनुच्छेद 40 है, इसमें डीपीएसपी में यह वाद योग्य नहीं, अर्थात इसमें जितने भी अनुच्छेद हैं वो राज्य को निर्देश दिए गए मात्र हैं, उस पर अनिवार्य रूप से कहने, जैसे कि आपका संविधान के भाग 3 में जो है वो मौलिक अधिकार है, जो कि जिसका रक्षक जो है भारत का सुप्रीम कोर्ट होता है, और यह वाद योग्य इसको कोर्ट में लाया जा सकता है रेट के माध्यम से, सुरक्षा के लिए जो है रेट का प्रावधान किया गया। लेकिन जो डीपीएसपी में जो अनुच्छेद दिए गए हैं वह वाद योग्य नहीं, लेकिन ये 40 को जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा देने के बाद यह वाद योग्य, अर्थात इसको कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में इसको ले जा करके इसका अमल करवाया जा सकता है सरकार द्वारा। दूसरे शब्दों में इस अधिनियम के उपबंध के अनुसार नई पंचायती राज पद्धति को अपनाने के लिए राज्य सरकारें संवैधानिक रूप से बाध्य हैं, यानी इसमें संवैधानिक रूप से इनको बाध्य कर दिया गया, जबकि डीपीएसपी में बाध्य नहीं थी, उनको मात्र एक निर्देश दिया गया था। परिणाम स्वरूप पंचायत का गठन और, यानी इसमें देखें तो पंचायत का गठन और नियमित अंतराल पर चुनाव राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं है, यानी ये राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं बल्कि वो बाध्य है इसको कराने के लिए। इस अधिनियम के उपबंधों को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक है अनिवार्य, दूसरा है स्वैच्छिक। अधिनियम के अनिवार्य हिस्से को पंचायती राज व्यवस्था के गठन के लिए राज्य के कानून में शामिल किया जाना आवश्यक है, दूसरे भाग में स्वैच्छिक उपबंधों को राज्यों के स्व विवेकानुसार सम्मिलित किया जा सकता है। अतः स्वैच्छिक प्रावधान राज्य को नई पंचायती राज पद्धति को अपनाते समय उसके भौगोलिक, राजनीतिक, प्रशासनिक तथ्यों को ध्यान में रखकर अपनाने का अधिकार सुनिश्चित करता है, यानी उस राज्य की भौगोलिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है, जनसंख्या क्या है, इसके बाद प्रशासनिक स्थिति क्या है, इसके आधार पर जो है स्वैच्छिक प्रावधान तय कर सकती है वहाँ की सरकार, राज्य सरकारें। इस अधिनियम में जमीनी स्तर पर ग्राउंड लेवल पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है यह प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है। यह देश में लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर, ग्रास रूट लेवल पर तैयार करने की एक क्रांतिकारी संकल्पना है। प्रमुख विशेषताओं के बारे में देखते हैं। इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला देखें, ग्राम सभा पूछ देता है एग्जाम में, ग्राम सभा क्या है तो इसको समझ लेते हैं। इस अधिनियम, यानी यह अधिनियम पंचायती राज के ग्राम सभा का प्रावधान करता है। इस निकाय में गांव स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्र में निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं। यानी ग्राम सभा किनसे बनी होती है तो यह डिफिनेशन दिया गया है कि गांव स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्र में निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं, अर्थात मत देने वाले व्यक्ति से ग्राम सभा बनी होती है। अतः यह पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की एक ग्राम स्तरीय सभा है। यह उन शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कार्य निष्पादित कर सकती है जो राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए गए हैं। यानी इसके नियम कायदे कानून जो राज्य का विधानमंडल तय करता है, अर्थात राज्य सरकार करती है। त्रिस्तरीय प्रणाली को देखते हैं। त्रिस्तरीय प्रणाली, तो इसमें इस अधिनियम में सभी राज्यों के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान किया गया, अर्थात पहले स्तर पर ग्राम, दूसरे पर माध्यमिक, तीसरे पर जिला, माध्यमिक मींस ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर पंचायत होंगी। अतः यह अधिनियम पूरे देश में पंचायती यानी पंचायत राज की संरचना में समरूपता लाता है। फिर भी ऐसे राज्य जिनकी संख्या 20 लाख से ऊपर न हो को माध्यमिक यानी ब्लॉक स्तर पंचायत गठन न करने की छूट देता है। इसमें इंपॉर्टेंट है कि 20 लाख से ऊपर रहेगा तभी जो है माध्यमिक स्तर या ब्लॉक स्तर पंचायत गठित की जाएगी। इसके बाद देखें इसमें तो सदस्यों अध्यक्षों का चुनाव, इसमें जो है गांव, माध्यमिक या ब्लॉक तथा जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्य लोगों द्वारा सीधे चुने जाएंगे। इसके अलावा माध्यमिक एवं जिला स्तर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा 19 में से अप्रत्यक्ष रूप से होगा, जबकि गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष मतलब ग्राम प्रधान, ये सरपंच का चुनाव राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाएगा। किसी पंचायत के अध्यक्ष यानी चेयरपर्सन अथवा पंचायत के अन्य सदस्य जो कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ढंग से निर्वाचित हुए हैं को पंचायत की बैठकों में मत देने का अधिकार होगा। यह जानकारी इसमें दी गई। आगे इसमें देखते हैं तो सीटों का आरक्षण, इसके बारे में समझते हैं। सीटों के आरक्षण के बारे में समझेंगे तो यह है सीटों का आरक्षण। यह अधिनियम प्रत्येक पंचायत में सभी 3 स्तरों जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और उनकी संख्या की कुल जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण उपलब्ध कराता है। राज्य विधानमंडल गांव या अन्य स्तर पंचायतों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए अध्यक्ष के पद के लिए आरक्षण भी प्रदान करेगा। इस अधिनियम में व्यवस्था की गई कि आरक्षण के मसले पर महिलाओं के लिए उपलब्ध है, यानी फीमेल जो ग्रुप है, आरक्षण के मसले पर महिलाओं के लिए उपलब्ध कुल सीटों की संख्या, इसमें वह संख्या भी शामिल है जिसके तहत अनुसूचित जाति व जनजाति
कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है 1/3 से कम न हो, यानी 1/3 सीटों पर महिलाओं का आरक्षण कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त पंचायतों में अध्यक्ष व अन्य पदों के लिए हर स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षण का 1/3 से कम नहीं होगा। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह अधिनियम विधानमंडल को इसके लिए भी अधिकृत करता है कि वो पंचायत अध्यक्ष के कार्यालय में पिछड़े वर्गों के लिए किसी भी स्तर पर आरक्षण की व्यवस्था करे। यानी इसमें यह कहा गया यह अधिनियम विधानमंडल यानी जो राज्य सरकार है उसका जो नियम है उसके तहत जो है वह अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि विधानमंडल जो है यह 6 राज्य जो हैं भारत के 6 राज्य, जिसमें से 2 उत्तर भारत के हैं जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार है, 2 पूर्वी घाट के हैं, और इसमें आंध्र प्रदेश तेलंगाना 2 पश्चिमी घाट के हैं, जिसमें से महाराष्ट्र व कर्नाटका है। यहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था है, विधानसभा विधान परिषद है, इनसे मिलकर विधानमंडल बनता है। शेष राज्यों जो एक सदनीय अर्थात वहाँ जो है केवल विधान परिषद है। और जैसे कि हम जानते हैं कि विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, विधानमंडल का जो कार्यकाल है वह राज्यसभा की तरह जो है वह 6 वर्ष का होता है, जिसके प्रत्येक जो सदस्य होते हैं वह प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं और उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि लोकसभा के भी प्रत्येक सदस्य का लोकसभा का जो भी कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। जबकि यानी देखें तो यह विधान परिषद और राज्यसभा जो इसका विघटन नहीं होता है, जबकि लोकसभा और विधानसभा का जो विघटन हो जाता है या भंग की जा सकती है। उसी तरह से ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के बारे में भी समझ लेते हैं, थोड़ी जानकारी एक्स्ट्रा ग्रुप में दे लेते हैं। इस पर चर्चा रखें, वीडियो के पार्ट में कर चुके हैं। तो ग्राम सभा जो होती है वह विधान परिषद या राज्यसभा की तरह होती है, ये भंग नहीं होती है। जबकि पंचायत जो होती है, ग्राम पंचायत जो होती है यह भंग हो जाती है, यानी ये जो होता है लोकसभा या विधान परिषद की तरह होता है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ग्राम सभा जो होती है भंग नहीं होती है, ये ध्यान देना इसमें। आगे इसमें चर्चा करते हैं। तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायतों में सीटों का आरक्षण तथा अध्यक्ष के कार्यालय का आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्धारित समापन अवधि, जो कि वर्तमान में 2020 तक 70 वर्ष है, 2020 तक 70 वर्ष बीत चुकने के पश्चात निष्प्रभावी हो जाएगा। यानी कहने का आशय हुआ कि 1947 में भारत को आज़ादी मिली, 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली और 26 जनवरी 1950 भारत जो है गणराज्य बना या रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जो है भारत में संविधान लागू हुआ और यहाँ पर निर्वाचित राष्ट्रपति भारत में होने लगे। तब से लेकर देखा जाए तो 70 वर्ष यानी 2020 तक 70 वर्ष जो था वो SC/ST जो कम्युनिटी इनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था, और ये अनुच्छेद जो है संविधान में 334 के तहत किया गया। परंतु इसको देखें तो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम जिसको जो है 2020 में अधिकृत किया गया था, इसमें जो है SC/ST जो जातियां हैं इनके आरक्षण को अगले 10 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। और इसमें जो एग्लो इंडियन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो एग्लो इंडियन के मनोनयन का प्रावधान था इसके तहत समाप्त कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। जबकि अभी देखें तो भारत में कुल मिलाकर अब तक जो है 105 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं, और 105वां संविधान संशोधन जो है वो राज्यों को OBC लिस्ट बनाने का प्रावधान करता है। तो यह देखा जाए इसमें, तो यह जानकारी कुछ एक्स्ट्रा ग्रुप में ऐड कर ली गई। आगे इसमें देखते हैं तो यह भी ध्यान रखने की बात है कि इसमें देखें तो यह भी ध्यान रखने की बात है कि पंचायतों में अध्यक्ष एवं सदस्य दोनों के लिए अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का उक्त प्रावधान अरुणाचल प्रदेश राज्य पर लागू नहीं होगा। इसमें अनुसूचित जातियों के लिए कह रहा है क्योंकि वहाँ अनुसूचित जातियां नगण्य हैं, अरुणाचल प्रदेश में वहाँ अनुसूचित जनजातियां ही सर्वाधिक हैं। ऐसा इस कारण है कि राज्य पूरी तरह से मूल निवासी जनजातियों से आबाद है और यहाँ कोई अनुसूचित जाति नहीं है। यह प्रावधान बाद में यानी 83वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा जोड़ा गया है। अरुणाचल प्रदेश के लिए जो जोड़ा गया है वो 83वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा जोड़ा गया। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। पंचायतों का कार्यकाल के बारे में देखते हैं। तो पंचायतों का कार्यकाल इसमें देखें तो यह अधिनियम सभी स्तरों पर पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निश्चित करता है, तथापि समय पूरा होने से पूर्व भी उसे विघटित किया जा सकता है। इसके बाद पंचायत गठन के लिए नए चुनाव होंगे। इसकी 5 वर्ष की अवधि खत्म होने से पूर्व या विघटित होने की दशा में इसके विघटित होने की तिथि से 6 माह खत्म होने की अवधि के अंदर कराया जाना चाहिए। 6 माह की अवधि याद रखना है और 5 वर्ष तक की यानी प्रथम अधिवेशन से जो है 5 वर्ष तक की अवधि तक इसका कार्यकाल होगा। परंतु जहाँ शेष अवधि जिसमें भंग पंचायत काम करती रहेगी परंतु जहाँ शेष अवधि जिसमें भंग पंचायत काम करती रहती है 6 माह से कम है, वहाँ इस अवधि के लिए नई पंचायत का चुनाव करना आवश्यक नहीं है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि मात्र 6 महीने से कम समय बचा है नए चुनाव के लिए, से 5 महीने 4 महीने, तो फिर वहां पर जो है चुनाव नहीं कराया जाएगा, बल्कि जो भंग पंचायत वहीं काम करेगी अगले चुनाव तक के लिए। यह भी कि एक भंग पंचायत के स्थान पर गठित पंचायत जो भंग पंचायत की शेष अवधि के लिए गठित की गई वह भंग पंचायत की शेष अवधि तक ही कार्यरत रहेगी। दूसरे शब्दों में एक पंचायत जो समय पूर्व भंग होने पर पुनर्गठित हुई है वो पूरे 5 वर्ष की निर्धारित अवधि तक कार्यरत नहीं होती है, बल्कि केवल बचे हुए समय के लिए कार्यरत होती है। यानी कहने का सही हुआ, इसको समझें। तो मान लीजिए कि 5 वर्ष का कार्यकाल है, 3 वर्ष पर भंग हो गई, तो नई जो पंचायत गठित होगी वो मात्र 2 साल तक ही कार्य करेगी। अगले जो चुनाव होगा पुनः उसको अगले में हिस्सा लेकर के पुनः अपना मतलब पंचायत गठित करनी होगी। एक कहने का सही इसमें हुआ। अनर्हताएं देखते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन देखते हैं इसमें क्या होता है। कोई भी व्यक्ति पंचायत का सदस्य नहीं बन पाएगा यदि वह निम्न प्रकार से अनर्ह होगा यानी अयोग्य होगा। राज्य विधानमंडल के निर्वाचित होने के उद्देश्य से संबंधित राज्य में उस समय प्रभावी कानून के अंतर्गत अथवा
यानी राज्य विधानमंडल के निर्वाचित होने के उद्देश्य से संबंधित राज्य के उस समय प्रभावी कानून के अंतर्गत अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अंतर्गत, लेकिन किसी भी व्यक्ति को इस बात पर अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा कि वह 25 वर्ष से कम आयु का है। यदि वह 21 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है, अयोग्यता संबंधित सभी प्रश्न राज्य विधानसभा द्वारा निर्धारित प्राधिकारी को संदर्भित किए जाएंगे। यानी इसमें जो है सारी योग्यताएं जो है वो राज्य विधानमंडल निर्धारित करेगी। यानी इसमें न्यूनतम एज क्या दिखाया गया है, वो 21 वर्ष का, ध्यान देना है। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में देखें तो इसमें है चुनावी प्रक्रिया की तैयारी की देखरेख, निर्देशन, मतदाता सूची तैयार करने पर नियंत्रण और पंचायतों के सभी चुनाव को संपन्न कराने की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगी। इसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य चुनाव आयुक्त सम्मिलित हैं। उनकी सेवा शर्तें और पदावधि भी राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाएंगी। इसे राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का हटने के लिए निर्धारित तरीके के अलावा अन्य किसी तरीके से नहीं हटाया जा सकता है। यानी जो आपका राज्य चुनाव आयुक्त होगा, इसकी नियुक्ति तो राज्यपाल करेगा, संबंधित राज्य का राज्यपाल करेगा, लेकिन इसको हटाया नहीं जा सकता। इसको उसी तरह से हटाया जा सकता है जैसे कि उस राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए तरीका है, अन्यथा इसको नहीं हटाया जा सकता। उसकी नियुक्ति के बाद उसकी सेवा शर्तों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जाए जिससे उसका नुकसान हो। यानी नियुक्ति के बाद उसकी सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता जिससे उसका नुकसान हो। पंचायतों के चुनाव संबंधी सभी मामलों पर राज्य विधान कोई भी उपबंध बना सकता है। शक्तियां और कार्य के बारे में देख लेते हैं। तो राज्य विधानमंडल पंचायतों को आवश्यकता अनुसार ऐसी शक्तियां और अधिकार दे सकता है जिससे कि वह स्वशासन संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम हो। इस तरह की योजना में उपयुक्त स्तर पंचायतों के अंतर्गत शक्तियां और जिम्मेदारियां प्रत्यापित की जाए जो निम्नलिखित से संबंधित हैं। पहला देखें तो इसमें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों को तैयार करने से आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के सौंपे जाए कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना, जिसमें 11वीं अनुसूची के 29 मामलों के सूत्र भी सम्मिलित हैं। जैसे कि अभी देखा गया अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। इस पर जो है वह आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए कार्य कर सकती है ग्राम पंचायत। इसके बाद वित्त के बारे में देखें तो राज्य विधानमंडल निम्न अधिकार रखता है वित्त पर। इसमें देखें क्या क्या रखता है। पंचायत को उपयुक्त कर, चुंगी, शुल्क लगाने और उनके संग्रहण के लिए प्राधिकृत कर सकती है। राज्य विधानमंडल राज्य सरकार द्वारा आरोपित और संग्रहित कर, चुंगी, यानी मार्ग कर, शुल्क पंचायतों को सौंपे जा सकते हैं। राज्य की समेकित निधि से पंचायतों को अनुदान सहायता देने के लिए बंद करता है। निधियों के गठन का उपबंध करेगा जिसमें पंचायतों को दिया गया सारा धन जमा होगा। आगे देखते हैं इसमें जो वित्त आयोग है। राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करेगा। या आयोग राज्यपाल को निम्न सिफारिशें करेगा। सिद्धांत जो नियंत्रित करेंगे, इसमें पहला जो है राज्य सरकार द्वारा लगाए गए कुल करों, चुंगी, मार्ग कर एवं एकत्रित शुल्कों का राज्य और पंचायतों में बंटवारा और सभी स्तरों पंचायतों के बीच शेयरों का आवंटन। करों, चुंगी, मार्ग कर और शुल्कों का निर्धारण जो पंचायतों को सौंपे गए हैं। राज्य की समेकित निधि कोष से पंचायतों को दी जाने वाली अनुदान सहायता पंचायतों के वित्तीय स्थिति सुधार के लिए आवश्यक उपाय। राज्यपाल द्वारा आयोग को सौंपा जाने वाला कोई भी मामला जो पंचायतों को मजबूत वित्त के लिए हो, राज्य विधानमंडल आयोग की बनावट इसके सदस्यों की आवश्यक अर्हता तथा उसके चुनने के तरीकों को निर्धारित कर सकती है। राज्य विधानमंडल के पास अधिकार है कि वह जो इनके सदस्यों यानी जो राज्य वित्त आयोग है उनके सदस्यों की क्या योग्यता होगी और उसके चुनने का तरीका क्या होगा, यह राज्य विधानमंडल के पास है। राज्यपाल आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की गई कार्रवाई रिपोर्ट के साथ राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। राज्यपाल जो है राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय वित्त आयोग भी राज्य में पंचायतों की पूरक स्रोतों में वृद्धि के लिए राज्य की समेकित विधि आवश्यक उपायों के बारे में सलाह देगा। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य वित्त आयोग सिफारिश करता है, तभी जो है केंद्रीय वित्त आयोग ऐसी सिफारिश करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। लेखा परीक्षण के बारे में देखते हैं। राज्य विधानमंडल पंचायतों के खातों, अकाउंट्स की देखरेख और उसके निरीक्षण के लिए प्रावधान बना सकता है। संघीय क्षेत्रों पर लागू होना, इस भाग के प्रावधान संघीय क्षेत्रों पर लागू होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति निर्देशित कर सकते हैं कि ये प्रावधान किन्हीं अपवादों तथा संशोधनों सहित किसी संघीय क्षेत्र पर लागू होंगे जैसा कि वे निर्धारित करें। यानी ये बिना राष्ट्रपति के निर्देश के लागू संघीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे, अर्थात राष्ट्रपति चाहें तो लागू कर सकते हैं। छूट प्राप्त राज्य व क्षेत्र, इसमें देखते हैं यह कानून नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और कुछ अन्य विशेष क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। यानी पूर्वोत्तर 7 सिस्टर, जो पूर्वोत्तर के जो महत्वपूर्ण 7 राज्य हैं 7 सिस्टर जिनको स्टेट कहते हैं, भारत के पूर्वोत्तर राज्य के जो राज्य हैं उसमें नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, जो कि ये जो आपके हैं नागालैंड और मिजोरम को देखें तो यह जो है म्यांमार की सीमा से लगे हैं और मेघालय जो है यह आपका बांग्लादेश की सीमा के साथ लगा हुआ है। तो इसको देखें तो इन क्षेत्रों के अंतर्गत उन राज्यों में अनुसूचित आदिवासी और क्षेत्रों में मणिपुर में उन पहाड़ी क्षेत्रों में जहां जिला परिषद अस्तित्व में है। पश्चिम बंगाल को दार्जिलिंग जिला जहां पर दार्जिलिंग गोरखा हिल परिषद अस्तित्व में है, तो यहाँ पर जो है छूट प्राप्त है इन राज्यों में। इस प्रावधान के अंतर्गत संसद ने पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तारित अधिनियम 1996 जो कि पेशा कानून यानी पेशा एक्ट अथवा विस्तार कानून के नाम से जाना जाता है को अधिनियमित किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछा गया है पेशा कानून कब अधिनियमित किया गया। यह अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तारित कानून है। यानी इसमें देखें तो अनुसूचित क्षेत्र में विस्तारित अधिनियम कानून 1996 जिसे पेशा कानून कहा गया, पेशा एक्ट है या इसको विस्तार कानून के नाम से भी जाना जाता है। इसको देख लेते हैं। हालांकि संसद चाहे तो इस अधिनियम को ऐसे अपवादों और संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों पर लागू कर सकते हैं जो उचित समझे। वर्तमान कानून की निरंतरता पंचायतों का अस्तित्व। इसमें देखें तो पंचायतों से संबंधित राज्य के सभी कानून
पंचायतों से संबंधित राज्य के सभी कानून प्रभावी रूप से इस अधिनियम के आरंभ होने की 1 वर्ष की अवधि खत्म होने तक लागू रहेंगे। दूसरे शब्दों में कोई भी राज्य नए पंचायती राज कार्यक्रम को 24 अप्रैल 1993 के बाद अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के अंदर अपनाए, जो कि इस अधिनियम की शुरुआत की तारीख है। फिर भी यह कानून लागू होने से पूर्व बनी पंचायतें अपनी अवधि खत्म होने तक कार्यकाल पूरा कर सकती हैं यदि वह राज्य विधान जिससे उससे पूर्व शीघ्र विघटित न कर दी जाए। तो इसमें देखें, ये जो आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है, यह लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। और इसी दिन से जो है भारत में जो है, यानी इसी कारण जो है 24 अप्रैल को है, वर्तमान में जो है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, या 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो इसमें देखा जाए तो जब यह कानून लागू हुआ तो राज्यों को 1 वर्ष के अंदर जो है इस कानून को अपनाने के लिए छूट दी गई। इसके परिणाम स्वरूप 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार नई व्यवस्था अपनाने के लिए अधिकांश राज्यों ने 1993 एवं 1994 पंचायती राज अधिनियम पारित किए। तो आगे इसमें जो दिया गया उसको समझते हैं। तो यह है, अभी हमने देखा कि अधिकांश राज्यों ने 1993 एवं 94 पंचायती राज अधिनियम पारित किए। और पेशा को भी जो हमने देखा, पेशा के बारे में जो जानकारी प्राप्त की उसके आगे इसी अंक हम देखेंगे। तो पेशा जो यह होगा आपका, यानी इसमें ये जानकारी देने के बाद, इस सब सारी जानकारी के बाद यहाँ पर पेशा के बारे में जो जानकारी है, यह 1996 का पेशा अधिनियम विस्तार अधिनियम के बारे में हम चर्चा डिटेल्स करेंगे। यह पेशा का मतलब है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 है। तो इसको आगे हम देखेंगे। यह जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के स्टूडेंट्स है, तो इसमें आगे हम इस को कवर करते हैं। ये हम देख चुके हैं, वित्त आयोग के बारे में देख चुके हैं। तो यहाँ पर है चुनावी मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही कुछ इसमें एक्स्ट्रा जानकारी के रूप में यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो इसमें देखें, यानी यूपी स्पेशल के अंतर्गत थोड़ी जानकारी ऐड कर लेते हैं। तो यूपी पंचायत इलेक्शन 2021, यानी उत्तर प्रदेश में जो है यूपी पंचायत इलेक्शन 2021 में कराया गया, और यह 4 चरणों में कराया गया था। इसमें 4 स्टेट में कराया गया, 4 चरणों में कराया गया था, जिसमें 15 अप्रैल 2021, 19 अप्रैल 2021, 26 अप्रैल 2021 और 29 अप्रैल 2021 कराया गया। और सबकी मतगणना जो है 2 मई 2021 को कराई गई थी। लेटेस्ट है जो 2021 में से कराया गया, और अगला जो होगा इसके 5 साल बाद, यानी 2026 में जो है यूपी पंचायत इलेक्शन कराया जाएगा। और जबकि यानी 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो कराया गया था। और जो आपका 74वें संविधान संशोधन अधिनियम जो नगर निकाय और नगर पालिका संबंधित है, नगर निगम संबंधित है, उसका जो चुनाव इसी वर्ष यानी 2023 में ही कराया गया है, वह मई जून 2023 में कराया गया था। तो इसमें देखें, यानी इस पर विस्तार से चर्चा और कुछ कर लेते हैं। यूपी स्पेशल के अंतर्गत कुछ और जानकारी ऐड कर लेते हैं। तो इसमें यह देखें, संविधान में जो है, यानी संविधान में देखें तो जो अभी हमने चर्चा किया डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिया गया है। उसमें जो है आपका, यानी उसमें जो भाग 4 में दिए गए हैं, यह राज्यों के लिए निर्देश दिए गए हैं। और इसमें अनुच्छेद 40 के अंतर्गत जो है राज्य जो है पंचायतों का गठन कर सकता है, ऐसा निर्देश दिया गया था। लेकिन 73वें संविधान संशोधन द्वारा ये राज्यों को बाधित कर दिया गया, यानी इसको संविधान दे दिया गया और ये न्यायालय के वाद योग्य बना दिया गया। तो इसमें जो ये कानून जोड़े गए थे वह संविधान में जो आपका है, यानी जो डीपीएसपी है उसमें जो है वह कुछ अनुच्छेद हैं, जिसमें अंतर्गत हम देखें तो अनुच्छेद, इसमें से कुछ अनुच्छेद जो जोड़े गए उसमें गांधीनियन यानी गांधी जी के यानी अनुच्छेद के रूप में जाने जाते हैं। उसमें से अनुच्छेद आपका जो है 40 है, यानी 40 है जो पंचायत संबंधित है। इसके बाद 43 है, 43B है, 46 है, 47 है, 48 है। इसके बाद सोशल जो आर्टिकल हैं इसमें डीपीएसपी में, वह आपका 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और 47 है। इसके बाद लिबरल जो इसमें अनुच्छेद हैं वह 44, 45, 48, 48A, 49, 50 और 51 है। जानकारी कुछ में ऐड करते हैं। तो यूपी स्पेशल के अंतर्गत इसमें जानकारी जो ऐड करेंगे तो पंचायती राज को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज किस तरह से लागू किया गया और किस तरह से इसमें क्रियान्वित किया गया, संक्षेप में इसको देखते हैं। तो इसमें देखें तो 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश में पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 पारित किया गया, जो 22 अप्रैल 1994 से प्रदेश में प्रवृत्त हो गया। यानी इसमें यूपी स्पेशल के अंतर्गत इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि 73वां संविधान संशोधन जब लागू किया गया तो इसमें राज्यों को, अभी हमने देखा कि 1 वर्ष की अवधि, यानी कब लागू किया गया, 24 अप्रैल 1993 को जो है पूरे देश में लागू कर दिया गया। लेकिन राज्यों को अधिकतम 1 वर्ष के अंदर इसको अपनाने की छूट दी गई। तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश जो है 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 पारित किया गया, जो 22 अप्रैल 1994 से प्रभुत्व हुआ। यानी उत्तर प्रदेश में पंचायती राज दिवस को देखें तो 22 अप्रैल, और जबकि पूरे भारत में जो है पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को है, ये ध्यान देना है। और इसमें देखें तो पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा वर्ष 1995 से किया जा रहा है। यानी उत्तर प्रदेश में देखें तो जो पंचायतों का चुनाव है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा वर्ष 1995 से किया जा रहा है। और देखें उत्तर प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है। यानी त्रिस्तरीय व्यवस्था, पहला जो है यानी उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत है, दूसरा क्षेत्र पंचायत है, और तीसरा जो ग्राम पंचायत व्यवस्था लागू है। भारत में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य से संयुक्त प्रांत पंचायत अधिनियम 1947 पारित कर वर्ष 1949 में
गांव सभाओं की स्थापना की गई। यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि यूपी स्पेशल के अंतर्गत कि उस दौरान उत्तर प्रदेश जो था संयुक्त प्रांत था, तो आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली, तो उसके बाद जो है संयुक्त प्रांत पंचायत अधिनियम 1947 पारित कर वर्ष 1949 में ग्राम सभाओं की स्थापना की गई। एग्जाम में पूछता है। श्री बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों के अनुरूप उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 यानी क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 ईस्वी में क्रियान्वित किया गया। यानी इसमें क्षेत्र पंचायत है और जिला पंचायत 1961 में क्रियान्वित किया गया। उपयुक्त अधिनियम के अनुसार प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था प्रारंभ हुई। तो यह यूपी स्पेशल के अंतर्गत हमने इसको ऐड किया। कार्य के रूप में ऐड करें तो इसमें देखते हैं ग्राम पंचायत का अध्यक्ष, सरपंच या ग्राम प्रधान, सहयोग है तो 11 सदस्य होता है। इसमें सहयोग के लिए 11 सदस्यों का जो निर्वाचन किया जाता है। आवश्यकता अनुसार जनसंख्या अनुसार जो सदस्य घट बढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय 3 प्रकार के होते हैं। हालांकि इस पर चर्चा आगे हम करेंगे, हालांकि यहाँ चर्चा कर लिए हैं तो थोड़ा जानकारी ऐड कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय 3 प्रकार के गठित किए जाते हैं। पहला नगर निगम है, दूसरा नगर पालिका परिषद है, तीसरा नगर पंचायत है। 1992 में केंद्र सरकार द्वारा संविधान के 74वें संविधान संशोधन करके एक नया भाग 9 क जोड़ा गया। यानी 73 में हमने क्या देखा था, 9 जोड़ा गया था, 74 में 9 क जोड़ा गया। और ये संविधान में 243 से लेकर के 243 जी तक है। हालांकि इसमें चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, अब इसमें जो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखें जो इंपॉर्टेंट है उसको ऐड करते हैं इसमें। तो उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन, यानी इसमें देखें तो उत्तर प्रदेश में जो है नगरीय स्वायत्त शासन जो शुरू किया गया था आजादी से पूर्व 1916 में शुरू किया गया था। नगरीय स्वायत्त शासन 1916 में शुरू किया गया था। नगरों के प्रकारों की घोषणा राज्यपाल करते हैं और नगर पालिका का प्रादेशिक क्षेत्र राज्यपाल द्वारा असूचित किया जाता है। पंचायतों को धनराशि का संक्रमण राज्य वित्त आयोग की संस्थितियों पर किया जाता है। तो इसमें समझने का प्रयास यह करते हैं, इसको देखें तो इसमें जो है ग्राम पंचायत का सचिव, यानी ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम विकास अधिकारी यानी बीडीओ होता है। यानी ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है वो ग्राम विकास अधिकारी बीडीओ होता है। ये ग्राम विकास अधिकारी वर्तमान में 5 ग्राम पंचायतों का कार्य देखता है। तो ये कुछ जानकारी इसमें ऐड हमने किया। और देखें तो कार्य संपादन हेतु ग्राम पंचायत की बैठक की समानता प्रत्येक मास में कम से कम एक बार होगी। 2 लगातार बैठकों के बीच 2 मास से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। किसी ग्राम पंचायत की बैठक उस ग्राम पंचायत के गठन के 30 दिन के भीतर होना अनिवार्य है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम यूपी स्पेशल के अंतर्गत जो होगा वो डिटेल में वीडियो बनाएंगे। तो यह यूपी स्पेशल के अंतर्गत इसमें रहा। एक और जानकारी ऐड कर लें तो पंचायतों के सदस्य अथवा प्रधान या अन्य प्राधिकारियों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 21 वर्ष। इसमें चर्चा कर चुके हैं कि मिनिमम एज 21 ईयर से। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। अब आगे इसमें देखते हैं यूपी स्पेशल के अंतर्गत ज़्यादा ऐड करें तो ये वीडियो यूपी स्पेशल बन जाएगा। तो इसमें देखते हैं चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर चर्चा करते हैं। यह अधिनियम पंचायत के चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। इसमें कहा गया है कि निर्वाचन क्षेत्र और इन निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों के आवंटन संबंधित मुद्दों को न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जा सकता। इसमें यह भी कहा गया है कि किसी भी पंचायत के चुनावों को राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्रतिकार अथवा तरीके के अलावा चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके बाद हम 11वें अनुसूची पर चर्चा करेंगे और ये सारी जानकारी जो होगा वीडियो का पार्ट 3 में हम चर्चा करेंगे। यहीं तक इस वीडियो के पार्ट 1 को हम लेते हैं। तो 11वें अनुसूची साथ में अन्य जो जानकारियां होंगी इससे संबंधित वो वीडियो के पार्ट 3 में डिटेल में की जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।